नहीं नहीं, अब जो यूनिट अभी होगा उसमें रोटेशन आपने पढ़ा है। ये पैसे पढ़ा रहे हैं सर ना, अभी तो एक ही दो लेक्चर हुआ है। दो लेक्चर हुआ, तभी तक उसमें भी 3-4 लेक्चर बचा होगा। एक ही हुआ है। एक्चुअली है क्या बेटा ना, जो नंबर ऑफ पीरियड है कि बातें वही थी बेटा, अगर रेगुलर चलता है तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, लेकिन अब क्या बोला जाए। देखिए चैप्टर डालिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे सॉलिड, लेकिन वहाँ पे आपको जो शेड्यूल में है सॉलिड लिक्विड दोनों साथ में दिया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब ज़रा सुनेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेनली इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं बॉडी की, ठीक। अब उसमें क्यों इलास्टिक नेचर होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर मॉडुलस ऑफ आपने क्या इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ठीक। फिर वहाँ पे एनर्जी क्या स्टोर्ड होगी किसी वायर को या किसी चीज़ को अगर हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक। वो सारी चीज़ें इस पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इतना चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक। तो पहला जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो भी चीज़ें आपकी होती, जो नेचर आपका होता है, ठीक। इलास्टिसिटी पूछा था, इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, आप बता दो भैया, व्हाट इज इलास्टिसिटी। जी स्ट्रेस अपॉन, नहीं इलास्टिसिटी क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रहे हो। किसी भी सॉलिड्स में खींचने को सेज या साइज बदलने लगता है, उसको नेचर को पढ़े नहीं, मतलब पढ़ के नहीं आए ना, कल पढ़े थे, तो ये नहीं यही पूछा है जी। इलास्टिसिटी बताएंगे कुछ जी बेटा। कंप्रेस किया कंप्रेस कर जैसे आप इलास्टिक हो कि नहीं है चल बैठ। हम लोग बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी होती है, ठीक। दो टाइप से हम लोग बेसिकली डिफाइन कर लेते हैं। एक तो होता है, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी देन बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक। क्या, बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स देन बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक, ठीक। जैसे कोई बॉडी है, अगर हम लोग क्या करें, उससे दबाएं, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगा के बेटा उससे क्या किया जाए, डिफॉर्म किया जाए, मतलब उसके शेप और साइज में चेंजेस किया जाए, फिर से वो अपने शेप और साइज को रिटेन कर ले, दोबारा अपने शेप और साइज को क्या कर ले, रिटेन कर ले, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपने क्या करे, शेप एंड साइज को रिटेन कर ले, तो हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, वो इलास्टिक बॉडी होगा। दूसरा, एक तो इस टाइप में हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो रिटेन कर ले, या कह लो, ठीक है, दोज बॉडी विच अपोजेस द चेंज इन शेप एंड साइज ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी बॉडी जो अपने शेप और साइज में चेंज होने का अपोज करता है जब कोई उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है, ठीक। तो उसे हम लोग कह लेंगे क्या, वो इलास्टिक नेचर का होगा। कैसा होगा, इलास्टिक। जैसे एक क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है, रबर एंड स्टील में विच इज मोर इलास्टिक, इन रबर एंड स्टील विच इज मोर इलास्टिक, ठीक।
तो रबर ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है? स्टील। कितने लोग कह रहे हैं स्टील बेटा? अगर सेम साइज और सेम डायमेंशन का एक रबर ले लिया जाए, दूसरा हम लोग इलास्टिक क्या है स्टील ले ले। मान लो एक रबर क्या है, दूसरा क्या है स्टील क्या है, उनमें से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक होगा? विच इज़ मोर इलास्टिक? हाँ, स्टील। और लोग बेटा, विच इज़ मोर इलास्टिक? विच इज़ मोर इलास्टिक? इनमें से कौन मोर इलास्टिक होगा? विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? याद रखेंगे, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर ड्यू टू ऑन अप्लाइंग सेम डिफॉर्मिंग फोर्स द अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ स्टील विल बी मच ग्रेटर देन रबर। स्टील की क्या करने के, अपनी शेप और साइज को क्या करने के लिए, मेंटेन रखने की जो टेंडेंसी होती है रबर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए रबर के रिस्पेक्ट में स्टील क्या होगा, मोर इलास्टिक होता है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक, तो स्टील जो आपका है वो रबर के रिस्पेक्ट में कैसा होता है बेटा, मोर इलास्टिक आपका होता है। हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे बेटा, हेडिंग कर लिया है आप, लिखिए आप, लिखें वैसे 60 में लिख लो पहले, तब उसके बाद फिर हम लोग देखो। अब ये नेचर एक चीज़ होता है, डेवलप क्यों होता है, रीजन क्या होता है बेटा, कोई भी बॉडी जो होती है ना, उनके मालिक्यूल के बीच में आपका इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होता है। क्या होगा, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज जिसे हम लोग कहते हैं। तो जब हम लोग बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके बीच जो लगने वाले इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, वो फिर अपनी पोजीशन पे रिटेन करना चाहेगा। जैसे आपको कोई थप्पड़ मारे, तो आप अगर इतना एफिशिएंट है, आप गिर गए तब तो बात अलग ही है, लेकिन गिर के भी फिर हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं, या कोई मारा तो हम क्या फिर रिटेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कैसे हैं, अपनी रिटेनिंग कैपेबिलिटी है, क्या है, रिटेनिंग कैपेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग कैसा कहलाएंगे, अगर इसके टर्म में बोला जाए तो इलास्टिक है। ठीक, तो कंडीशन आपकी होती है कि इलास्टिसिटी जो आपकी होती है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उसके स्ट्रेंथ को या एबिलिटी टू क्या, किसके, विथ स्टैंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो हमारा स्टैंड करने की कैपेबिलिटी होती है उसको डिनोट करता है। तो ऐसे लिख लीजिए, हेडिंग कर लो, इलास्टिसिटी 60 में लिख लीजिए। इलास्टिसिटी देखिए, इलास्टिसिटी डील्स with property of a material elasticity deals with property of a material like its strength like its strength and ability to withstand against external forces which are acting on it हो गया। नीचे लिखिएगा। अब ऐसे सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। एक होता है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, तो अगर पूछा कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, किसकी वजह से वो रिटेन करता है, तो वो नेचर होता है हम लोग का क्या, ड्यू टू किसमें, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, जो उस सब्सटेंस के मालिक्यूल के बीच में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज लगेंगे उसकी वजह से रिटेन करते हैं। जैसे मान लो हमने इस मार्कर को यहाँ रखा, अब यहाँ रुकेगा नहीं यार, अगर यहाँ हमने रखा है, ये अपने के जा रहा है, टेढ़ा है, अगर यहाँ हमने रखा, अब इस पर हम जरा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये गिर गया। इसका मतलब ये रिटेन नहीं कर रहा है, या इसको हम दबाएं, अगर ये दबने के बाद फिर से अपनी साइज से जो साइज को क्या मेंटेन कर लिया,
तब तो बोलोगे इलास्टिक है। और अगर ये जितना हमने कंप्रेस किया उसी पे जाके क्या कर गया, स्टिल रह गया, रुक गया, तो क्या क्या कहलाएगा, वो नॉन इलास्टिक कहलाएगा, उसी को हम लोग प्लास्टिक कह लेते हैं। तो मटेरियल जो होगा अभी डिवाइड किया जाएगा इलास्टिक एंड किसमें, प्लास्टिक में। कुछ मटेरियल होते हैं जो इलास्टिक कहलाएंगे, कुछ मटेरियल होंगे जो प्लास्टिक कहलाएंगे। तो लिखिएगा, तो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। दूसरी चीज़ होती है बेटा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना, वो मॉलिक्यूलर रेंज पे काम करती हैं। वो मॉलिक्यूलर क्या होती हैं, रेंज पे काम करती हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर जो साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर या कहीं कहीं 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का दिया जाता है। जैसे एटॉमिक साइज 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का लेते हैं, मॉलिक्यूलर साइज जो होती है उसे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर के रेंज के लेते हैं। तो जो ठीक, जो आपका क्या लग रहा है, फोर्सेज लग रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, वो मॉलिक्यूलर रेंज पे काम करते हैं। ऐसा नहीं एक मॉलिक्यूल यहाँ दूसरा वहाँ तो उनके बीच में काम करेगा। जब वो मॉलिक्यूल पास पास आपके होते हैं, जिन मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर बना हुआ है एक मॉलिक्यूलर रेंज में आपके होते, तब तक वहाँ पे उनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा आपने डिस्प्लेस कर दिया तो फिर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसमें, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है बेटा। ठीक, उस कंडीशन में आपका डिफॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। जैसे किसी भी इलास्टिक चीज़ को अगर आप एक एक्सेस में खींच दीजिए, कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, एक उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दीजिए तो क्या हो जाता है, वो खराब। कुछ रखा है बेटा रबर वबर, रखे हैं, बैंड नहीं रखा, अरे अपने प्रॉपर्टी को तो रखा करो ना साथ में। थिन वाला दो जो नुकसान ना हो वही तुम्हारा। हाँ, नहीं है, कोई नहीं रखा जी, महादेवियाँ हो तो लोग। हाँ चलो देखो, चलिए नहीं है कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसको स्ट्रेस करेंगे बेटा ना, एक लिमिट नहीं है, एक लिमिट के अंदर अगर आप स्ट्रेस करेंगे तब तक क्या करेगा, वो फिर से रिटेन करता अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को। लेकिन अगर उस एक्सेस में आप खींच दोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन तब होगा बेटा जब वो मॉलिक्यूलर रेंज को क्रॉस कर जाएगा। उनके बीच के जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन है ना, वो मॉलिक्यूलर रेंज को जब क्रॉस कर जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लगने क्या होंगे वहाँ पे, या तो कह लो बंद हो जाएंगे, या तो काफ़ी वीक आपके यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्सेज लगेंगे। तो उस कंडीशन में फिर अपने शेप और साइज को रिटेन नहीं कर पाता है। जैसे ठंडा कभी आएगा तो आप लोग जैकेट स्वेटर पहनते हो ना, ठीक, तो उसमें जो इलास्टिक लगा होता है तो उसको अगर क्या करिए, खूब ज़्यादा खींच लीजिए तो क्या करता है जी, खराब हो जाता है। ठीक, या बार बार हम लोग यूज करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, इलास्टिसिटी उसकी रिड्यूस कर जाती है। तो जो इलास्टिसिटी में रिडक्शन आपका हो रहा है, जो इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है, रिडक्शन आपका हो रहा है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, क्योंकि आप जब उसको क्या करेंगे, एक तो एक्सेस में आप क्या करेंगे, स्ट्रेस कर देंगे, वो अपने इलास्टिक लिमिट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। दूसरी चीज़ होती है, कोई भी मटेरियल होता है जो इलास्टिक है, वो जब बार बार आपका यूज होता है धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस कर जाती है। जो इलास्टिसिटी होती है रिड्यूस, आपके यहाँ ह्यूमन बॉडी सबसे बेस्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ओल्ड एजेज में आपकी जो सीलियरी मसल्स होती हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं ना, ठीक, आई में जो सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। इसीलिए जब हम लोग एज जब बढ़ता है तो उस केस में आपकी क्या होती है, आई साइट, यानी प्रॉपर हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अभी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अब जो नियर पॉइंट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अब वो क्या करता है, उतना प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाता है क्या, नियर ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए क्या लगाना पड़ता है, चश्मा। ठीक, तो कंडीशन जो और थोड़े बुढ़े होंगे तो दूर वाला भी नहीं एडजस्ट होगा, तो क्या बाईफोकल लेंथ वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप लोगों का क्या है, काम चल रहा है, किसी लोग को कुछ दिक्कत होगी तो लगा रहे होंगे। कौन वाला है जी, नियर या फार, नज़दीक वाला कम दिखता है कि दूर वाला। हाँ, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा जो होता है वो फार वाला प्रॉब्लम आती है, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली कम दिखते हैं। और जब आप 40+ के एज में पहुँचेंगे तो नज़दीक वाला कम दिखना होगा, 60+ में होंगे तो ना तो वो दूर दिखेगा ना तो नज़दीक दिखेगा, है ना। तो कंडीशन जो आपका होता है वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इलास्टिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे अभी आप ले लो, आपकी स्किन अभी फिट है ना, जब 70 के पहुँचेंगे तो ये क्या पड़ेंगे, क्या कहते हैं जी, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, है ना, तब कहेंगे बुढ़ी दादी हो गई, है ना। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, वो धीरे धीरे इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। ठीक, चलिए फिलहाल तो ये केस आपका हो गया। कुछ सुनने वाली चीज़ ऐसे सुन लीजिए, लिखने वाली कोई वो नहीं है। अगला होता है बेटा रिजिड बॉडी। किससे रिजिड बॉडी कहेंगे बेटा, रिजिड बॉडी किसे कहेंगे, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। मतलब हम लोग कहते हैं
दोज बॉडी हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस ऑन अप्लाइंग क्या डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर उसके शेप और साइज में आपके अगर चेंजेस नहीं हो रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक। लेकिन रिजिडिटी जो होती है उसका पैरामीटर हमारा चेंज होता है। जैसे हमने हाथ से इसको दबाया, दबा क्या, नहीं दबा, कॉटन नहीं है, मान लो हैंकी, हम इसको दबा रहे हैं, सॉलिड है कि लिक्विड है जी, ये सॉलिड है कि लिक्विड है, अच्छा सॉलिड है, इसको हमने दबाया तो क्या कर गया, ये दब रहा है, इसका शेप हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिजिडिटी क्या हुई, कम हुई। अगर कुछ और सॉफ्ट चीज ले लिया जाए तो उसकी रिजिडिटी क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। तो जो रिजिडिटी आपकी होती है बेटा वो डिपेंड करता है उस बॉडी पे, उस बॉडी पे आपका। तो हम लोग जब रिजिड बॉडी बोला जाता है तो बोलते हैं दोज बॉडी ऑन विच अप्लाइंग क्या डिफॉर्मिंग फोर्स इट्स शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस। ऐसे बॉडी जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर उसके शेप और साइज में चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी बोलेंगे। बट आप एक लिमिट के बाद अगर उसमें एक्सेस में लगाएंगे तो वो भी चेंज हो जाता है। जैसे इस पे हाथ से नहीं चेंज हो रहा बेटा ना, बट अगर आप प्रेशर जो जिससे मशीनें होती हैं कंप्रेस करें तो ये लकड़ी क्या करेगी, दब जाएगी, ठीक। तो कंडीशन क्या है कि कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी वो डिनोट करता है, ठीक। तो कंडीशन क्या होती है उसी को हम लोग कह लेंगे रिजिड बॉडी कहेंगे बेटा। दोज बॉडी ऑन विच अप्लाइंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट्स शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस आर कॉल्ड क्या, रिजिड बॉडी, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, जो कोई भी जो रिजिड बॉडी होती है वो कंप्लीटली या परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। बोला जाता है देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी इन द नेचर। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, यानी जितनी भी बॉडी हम लोग देख रहे हैं उसकी एक लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे आयरन है, आयरन का बना हुआ है, अब इस पर हम लोग हाथ मारे पत्थर मारे तो नहीं होगा ना, बट इसी को प्रेशर मशीन से दबा दो क्या करेगा, वो दब जाएगा। तो उसकी एक लिमिट है, मतलब उससे अगर हम लोग कम अप्लाई करेंगे तब तो रिजिडिटी मेंटेन रखेगी, बट अगर क्या है उससे ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या करेगा, उसके शेप में चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी बॉडी नेचर में जितनी भी हैं कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है, कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है। हाँ, डिपेंड करेगा कि वो बॉडी पे कितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे अभी हमने कहा हाथ से हम ये दबा रहे, नहीं दब रहा है, ठीक, हमने इसको भी हाथ से दबाया, अभी दब नहीं रहा है, बट थोड़ा सा अगर और लगा दे थोड़ा सा इसमें कंप्रेशन हो रहा है, ठीक, लेकिन ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। इसका तो इसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम फोर्स लगा देंगे तो डिफॉर्म होगा, पैर पे रख के भी दबा दे तो टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ ना। तो इसकी एक लिमिट होती है जहाँ तक वो अपने शेप और साइज को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, बचा के रखता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है बेटा, जिस फोर्स से हम लोग किसी बॉडी के शेप और साइज में चेंजेस करते हैं उसी को टर्म देता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि दैट एक्सटर्नल फोर्स विच चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये बार बार टर्म यूज आएगा तो इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ऐसे फोर्स बेटा जो किसी बॉडी के शेप और साइज में क्या कर देता है, चेंज कर देता, चेंज कर दे या चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, उसे को हम लोग देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स कह लेते हैं। क्या बोलेंगे उसे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहेंगे, कौन बताएगा, हाँ जी जी खड़े जाओ, फिर से बोलो जी। हाँ दैट फोर्स विच अपोजेस द क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर मतलब फिर से अपनी पोजीशन पे आने के लिए, रिटेन करने के लिए अपने ओरिजिनल साइज शेप और साइज को जो फोर्स डेवलप करेगी बॉडी उसे कहेंगे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे हमने पुश किया इनको, अब ये उधर की तरफ झुक गए लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा रिटेन कर लिए, तो उसे आप क्या कह लोगे, रिस्टोरिंग फोर्स कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसे, रिस्टोरिंग फोर्स कह लेंगे। तो दैट फोर्स, ठीक, क्या, दैट फोर्स विच रिटेन ड्यू टू विच बॉडी रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप और साइज को क्या करता है, रिस्टोर करता है, रिटेन करता है, उसे को हम लोग कह लेते हैं बेटा रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। हो जाएगा, चलिए आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सुन लीजिए। बोला गया है इलास्टिक बिहेवियर। क्या बोला जाता है बेटा, इलास्टिक बिहेवियर। क्या होता है इलास्टिक बिहेवियर बेटा, इलास्टिक बिहेवियर, हाँ अभी आपको समझाया। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे
जो बॉडी अपने रिटेन कर रहा है शेप और साइज को, उसी को हम लोग कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और अगर रिटेन नहीं कर रहा तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। क्या बोलेंगे उसे? प्लास्टिक बिहेवियर। जैसे साल्ट होता है, टुकड़े वाला साल्ट, अगर आप उसे हीट करिए तो क्या करता है, वो ब्रेक कर जाता है। इसका मतलब वो इलास्टिसिटी शो नहीं कर रहा है, तो कंडीशन उसे कह लिया हम लोग ने नॉन इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, उसी को आप प्लास्टिक बिहेवियर कह लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टूटने से पहले तक जब तक ब्रेक नहीं किया है तब तक वो शेप और साइज को मेंटेन कर रहा आपने, ठीक। जैसे ऐसे हाथ से आप दबाओ टुकड़े नमक का लेके, टूटेगा क्या? टूटता है? हाथ से अगर नमक के टुकड़े वाले जो नमक आते हैं, ठीक, अगर दबाएगा तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी है, उससे एक्सेस में अगर हम लोग फोर्स लगा दिया, उस पर हिट कर दिया, तब वो क्या हो रहा है, आपका ब्रेक हो रहा है। यानी उससे पहले वो इलास्टिक बिहेवियर क्या कर रहा है, आपका शो कर रहा है, ठीक। ये चीज़ें आपकी होती हैं। अब हेडिंग करेंगे बेटा हम लोग, जो लिखना है देखिए। इलास्टिसिटी लिख लें, इलास्टिसिटी। दूसरा लिखिएगा, एक कहाँ तक लिखा था उसमें? लिखिएगा एरो आके, उसी में एरो आके एक पॉइंट नोट कर लो। देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल exist in nature, there is no perfectly elastic material exist in nature, but quartz, QUARTZ, but quartz is the nearest perfectly elastic material, परफेक्टली इलास्टिक। नियर मतलब वो लगभग जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक बिहेवियर होता है, उसको लगभग वो शो करता है। हाँ, ठीक। नियरली परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, कलर पेन होगा तो नीचे ऐसे अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए। देखिए, इलास्टिसिटी इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलास्टिसिटी होता है बेटा, इलास्टिसिटी इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ क्या? मैटर। ठीक, तो इलास्टिसिटी जो होता है, बोला जाता है बेटा, इलास्टिसिटी इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलास्टिसिटी है, याद रखिएगा, इलास्टिसिटी इज कौन सा? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह लो या मैटर कह लो। क्या लिखा है आपने, मैटर या मटेरियल? मैटर, दोनों बोला जाता है बेटा। मटेरियल की या मैटर की क्या होती है? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ से। दूसरा लिखिए प्लास्टिसिटी, दूसरा लिखिए प्लास्टिसिटी। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्लास्टिसिटी लिखना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by virtue of which, the property of a material by virtue of which it does not regain the size and shape, does not regain the size and shape when the deforming force is removed, when the deforming force is removed, is called plasticity। हो गया? देखिए नीचे एरो लाके, नो मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। कोई ना तो बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता, ना तो कोई परफेक्टली प्लास्टिक होता। लिखिए, नो मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक,
बट पुट्टी जो घरों में हम लोग लगाते हैं, ठीक, या कह लो वेट सॉयल जो होता है, गीली मिट्टी, ठीक, देखिए यहाँ, नो मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक बट पुट्टी, PUTTY, पुट्टी आर वेट सॉयल, गीली मिट्टी, ठीक, इज वेट सॉयल बेटा, गीली मिट्टी जो होती है, इज नियरेस्ट परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, इज नियरेस्ट परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। हो गया, नियरेस्ट परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ठीक। आगे लिखेंगे बेटा, एक टर्म आता है बेटा स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जब हम लोग बात करते हैं किसी भी बॉडी पे, जब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या कह लेते हैं? स्ट्रेस कह लेते हैं। और चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही डेवलप होता है जितना हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होता है, किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या? स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। फिर इसे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह लेते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा होगा। तो एक पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक। तो डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक, वो भी नॉर्मल की तरह ही रहता है, ठीक, पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन डिफरेंट कर लेते हैं। तो ये कंडीशन आपके होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। तो लिखो, स्ट्रेस का हिंदी पढ़ा होगा बेटा प्रतिबल, सही बोला, प्रतिबल बोलते हैं। और स्ट्रेन जो पढ़ेंगे उसे विकृति कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं, ठीक। तो लिखिएगा स्ट्रेस, देखिए, द रीस्टोरिंग फोर्स acting per unit area restoring force acting per unit area is called stress. Restoring force acting per unit area is called stress. Restoring force acting per unit area is called स्ट्रेस। जो रिस्टोरिंग फोर्स आपका डेवलप होता है बेटा पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? स्ट्रेस कहते हैं। तो नीचे लिखिए स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया पर सेक्शन। स्ट्रेस होगा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट एरिया होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या कहेंगे उसे? स्ट्रेस कहेंगे, ठीक। अब इसे हम लोग अगर यूनिट बात करें, यानी लिख रहे थे सिंपली हम लोग एफ क्या क्रॉस सेक्शन होता है, एस यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू F/A। अगर आप यूनिट लेते हैं बेटा, SI यूनिट हम लोग बात किया जाए, फोर्स का क्या लेते हैं? न्यूटन। एरिया का लेंथ इंटू विड्थ होगा तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आप बता दो भैया, डायमेंशन क्या होगा यार बीमा? अगर इसका हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन बताओगे? डायमेंशन 0 होता है। घर पे आजकल कितने मिनट पढ़ रहे हो, सही बताना है? क्या तो लाइब्रेरी में क्या करने जाते हो? सुबह से पढ़ते हो? मैंने पढ़ते हो कि गाना बजाना करते हो? ईमानदारी बताना, क्या पढ़ते हो लाइब्रेरी में? यही वाली चीज़ है कि कुछ और? कोई ज्वाइन किया हो कि अपने से पढ़ते हो? अच्छा, पिछला जो बैच था वही रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वहाँ भी पढ़ाते हैं सर, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं। तो इसमें कुछ आता है कि ये सब उड़ जाता है? आता है ना?
और ध्यान रखा करो यार, ऐसे ऐसे जवाब दो जो लगे हाँ कुछ पढ़े लिखे बंदे का आंसर है। आपने बोला किसी के ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्या वो डायमेंशन लेस होगा किस नियम से? देखो लिखे उखे हो पता नहीं क्या क्या, पढ़ाया भी गया है शायद, कुछ यूनिट लिखा गया है, क्या लिखे हो ये सब? तो देखो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, ये सब नोट बना डाले हो, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, ठीक बनाए हो ना। तो उस कंडीशन में जब आप इतना लिखे हो तो कुछ थोड़ा ध्यान दिया करो, खाली ऐसे थारी पोथा करने में थोड़ी बात बनेगा यार। यूनिट तुमने लिखा है, अगर पूछा डायमेंशन इसका क्या होगा, तो अगर यूनिट है तो डायमेंशन होना चाहिए कुछ ना। एक क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है डायमेंशन नहीं है, वो भी एंगल है, ठीक। यूनिट है हम लोग रेडियन बोलते हैं, बट डायमेंशन नहीं होता। बाकी जो भी क्वांटिटी है फिजिक्स में जितनी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ यूनिट है वहाँ डायमेंशन ज़रूर है, ठीक सर। तो इतना ये देखो भगवान ने इतना बड़ा खोपड़ी दिया है तुमको, इसका यूज़ करो, है ना खोपड़ी सबके पास है? तो डायमेंशन कितने लोग बताएंगे बेटा? खड़े हो जाओ आप दोनों मित्र, हाँ खड़े हो जल्दी से जल्दी से। जी सर डायमेंशन आप, हाँ अच्छा भाई साहब ने भी यही बताया था शायद, मतलब दोनों का सही है, मान लिया जाए। अरे यार यही तो गड़बड़ी है, इसमें कौन सा कंफ्यूजन आ गया? देवता इतने पढ़ते हो, जो भी बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस भले से गलती रहे, सीधे बोलो मेरा सही है, जब तक ये ना हो जाए नहीं गलत है ना? सही है, हाँ तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, तब जाके आएगा, है ना? बताइए, आप कहते हैं कि आप हमारे देश से कुछ पॉलिटिशियन जो है उनसे भी कुछ गुण सीख लिया करिए, सीधे बोलते आपके घर को सोने का बना देंगे, मेरी सरकार बनने दो, ठीक। अब उसके बाद क्या बनेगा वो तो बात की बात है ना, जब देखा जाएगा, जब बनना होगा। अभी इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला क्या समझ ना पाए कि अब बोल क्या रहे हो, हाँ ठीक। और जो उसको लगे एकदम 100% क्या है सही है, हाँ ठीक। जैसे इलेक्शन आएगा, जितने गांव प्रधान जी लोग होंगे वो जिसको कभी सामने देखना नहीं चाहते होंगे उसको भी पैर छू लेंगे, और दादा कैसे हैं, और जिस दिन इलेक्शन खत्म दादाजी गए भाड़ में, हाँ ठीक। तो कुछ वो उनमें कुछ गुण होते हैं तो उनसे भी सीखा करो यार, हाँ। मतलब कोई भी कोई भी पृथ्वी पे ऐसा नहीं जिसके पास कोई ना कोई कैरेक्टर ना हो, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बट हम सीख कौन लेते हैं ये बात डिपेंड करता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, है ना ठीक। वैसे सभी में कुछ ना कुछ क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बट अब हम ढूंढ किसको रहे हैं, पॉजिटिव वाला उसका सीख रहे हैं कि निगेटिव वाला सीख रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना ठीक। अब किसी भी इंसान में आप निगेटिविटी ही ढूंढोगे तो हमेशा आपको खराब ही दिखेगा। कोई भी अगर आप है, कोई भी हो XYZ कोई भी ले लीजिए, ठीक। अगर आप उसमें निगेटिविटी ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वो हमेशा आपको निगेटिव ही दिखेगा, लेकिन अगर आप उसमें पॉजिटिव ढूंढेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। बैठिए, चलो देखो बेटा, तो डायमेंशन हो गया बेटा, फोर्स का होता है mLT⁻², अपान नीचे मीटर स्क्वायर है तो L² हो गया, ऊपर शिफ्ट करेंगे बेटा तो ऊपर +1 था, नीचे से -2 हो गया जाके, तो बचेगा -1, तो आ जाएगा बेटा mL⁻⁻1 T⁻²। नोट कर लीजिए, डायमेंशन मिल गई mL⁻⁻1 T⁻²। हो गया। आगे देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जल्दी जल्दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हम लोग एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं इसमें, ठीक। पिछला लेक्चर ही इसका पहला लेक्चर था, ठीक है। और तब भी बिटिया कह रही है कि जो है सर हम लोग इसको एक बार जब अभी तो आए थे हमारे माननीय योगी जी, तो मिलना चाहिए था कि हमारी जो बस्ती की स्तर है शिक्षा की बहुत अभी थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी ये है, तो हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाँ। अरे घर तुम्हारे थोड़ी आएंगे, कष्ट हमें है तो हमें जाना पड़ेगा ना। अब बीमार हम हो, डॉक्टर कहें डॉक्टर आओ हमारे यहाँ, टाइम ले आएगा भाई, हाँ। अरे वो डॉक्टर अपने पर्सनल बिहेवियर के नेचर, मतलब आपके क्या रिलेशंस की वजह से आते हैं भाई। हमारे तो बहुत सारे घरेलू डॉक्टर हैं जो आ जाते हैं घर पे, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो कोई भी बुलाएगा तो चले जाएंगे, या आपके घर पे कोई आता होगा उसे हम बुलाएंगे तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा,
तो ऐसा नहीं है ना, जैसे कोई कहे आइए सर हमारे यहाँ पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ाने जाएंगे क्या? वो कुछ भी दे दे यार, नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो कंडीशन वही है। चलो देखो क्या लिखिए बेटा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लिखिएगा। नॉर्मल स्ट्रेस, पहला नॉर्मल स्ट्रेस आर, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, ऐसे एक बार हो गया, मैंने कहा 10-12 साल हो गया, सेंटर यहाँ जब चलता था तभी की बात है। एक जज और जज एडिशनल जज थे, उनकी 2 बेटियाँ थीं, उनको पढ़ना था, प्रिपरेशन ही करना था। तो वो आए, पहले तो एक बार सूचना भिजवाए कि सर से कह दीजिए मिल लें आके। मुझे बड़ा आड़ लगा यार, पढ़ना उनके बच्चों को है, मिलने मैं जाऊँ। मैंने कहा उनकी ज़रूरत होगी जाके बोल दीजिए, जो उनका आया था प्यून वगैरह कोई आया था, तो बोला कि जो है, हमने कहा आप बोल दीजिएगा अगर ज़रूरत होगी तो आ जाएंगे, मिल लेंगे। इतने बजे से इतने बजे तक, सुबह से शाम तक सेंटर भी रहते थे। तो अगले दिन मतलब वो शाम को ऑफिस से बाहर आए, मतलब शाम को आए ना वो 7:30 बजे। उन्होंने कहा सर हमारी 2 बेटियां हैं और उनको पढ़ना है, एक मैथ ग्रुप की थी, एक बायो ग्रुप की थी, एक को IIT की तैयारी करनी है, एक को नीट की तैयारी करनी है। हमने कहा तब क्या सर आप टाइम निकाल के हमारे यहाँ पढ़ा देते, तो मतलब क्या ना टाइम निकाल के मेरे यहाँ पढ़ा देते। हम कह सर किस टाइम को निकाल लें बताइए? सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8:30-9 बजे तक क्लासेज रहती हैं, आप बता दीजिए। आप कह रहे एक बैच आप बंद कर दिए, हम उसका पैसा आपको दे देंगे उससे ज़्यादा। तो और ज़्यादा गुस्सा लग गया। आपको पढ़ाना हो तो क्या कि थोड़ी सी हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी मतलब जज थे तो थोड़ा सा जो भी है भाई। तो हमने कहा आपके पास सिक्योरिटी कोई होगा ना, पुलिस होगा, उसको लगा दीजिए, यहीं बैठा रहेगा 2 घंटा, जब तक पढ़ाएंगे फिर लेके जाएगा अपने गाड़ी से, क्या दिक्कत है? ठीक, मैंने तो फिर अगले दिन से जो है वो एक टाइम उनका कोई लेके आता था, जो ऑफिस टाइम से वो आते थे, तो फिर ट्रेनिंग शाम को जो है फिर दूसरा लेके जाते थे अपना। तो यही कहानी, लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मतलब मैं कुछ भी कहूँगा सामने वाला क्या ठीक है मान लेगा। अब कुछ लोग मान लेते हैं, इसलिए लोग ऐसे ही बोल जाते हैं। ठीक, फिलहाल ये है कि बच्चों ने मेहनत किया, दोनों उसी साल सिलेक्शन भी हो गया था दोनों का। तो बड़ा बाद में आके वो किए कि सर बड़ा वो हुआ। हमने कहा ये अगर मैं गलती से आपके घर पे आता तो सिलेक्शन नहीं हुआ होता, है ना। बोला कि अगर आपके घर पे आके मैं पढ़ाया होता तो शायद सिलेक्शन आपके बच्चों का नहीं हुआ होता। ये गलतफहमी है कि कोई इंडिविजुअली पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा आएगा, कभी नहीं हो सकता बेटा। जो आप क्लास में सीख लोगे वो फ्लो कभी भी एक बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता है। ठीक, अगर हम आप ही को पढ़ाएं, अकेले पढ़ाएं, तो जो फ्लो आपका क्लास में होता है वो फ्लो कभी भी इंडिविजुअल किसी बच्चे के लिए नहीं बन सकता है। ठीक, वो लोग गलतफहमी है कि टीचर हमारे घर आएगा पढ़ाएगा तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देगा, वो खाली टाइम पास होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक, हो गया बेटा। चलो देखो, तो बोल रहे थे हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या क्या हो गया बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग कहेंगे नॉर्मल फोर्स अपॉन क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये बॉडी है, आप देखते होंगे पहले के टाइम पे जब राजसीय शासन चलता था, मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे, बच्चों को कहाँ भेजते थे? जंगलों में, यानी गुरु जी के यहाँ। ठीक, क्योंकि उनको भी पता था क्या वो गुरु जी को अपने यहाँ बैठा नहीं सकते थे, भैया आके हमारे यहाँ पढ़ा दो आप। और उस समय शायद नहीं मानते तो गुरु जी को कुछ भी हो सकता था, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है कि संभव कि आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक, तो कंडीशन आपका होता तब भी वो अपने बच्चों कहाँ भेजते थे? जंगलों में भेजते थे। ठीक, तो और आज की जो जिनको 2 रुपया हो जाता है उसको लगता है कि हम सबको खरीद लेंगे। हाँ, चलो बेटा, ये फोर्स है, ये क्या है आपका एरिया है। फोर्स कैसे लगा रहे हैं हम लोग? नॉर्मली बॉडी पे लग रहा है। ठीक, तो उस केस में अगर आप फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो उसके जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा और फोर्स अप्लाइड होगा, उसी के रेशियो को हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह लेते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लिखिएगा, बोले बेटा, इफ फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस, if the force is normal to the surface, if the force is normal to the surface, then it is called normal stress. तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग कहेंगे बेटा
नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्या, क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल क्या बोलोगे, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा बेटा, ये कहाँ होगा, इसके जस्ट अपोजिट। जितना मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम कंडीशन में नीचे लगा रहे हैं उतना ही क्या होगा, ऊपर की तरफ जनरेट होगा। ठीक, तो कंडीशन आप लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपॉन एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब इसमें बेटा इसको सब कैटेगरी दो होती है। एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ठीक, कि अगर कोई भी बॉल टेंसाइल, इसी का सब कैटेगरी होता है नॉर्मल में। एक टेंसाइल होगा, दूसरा कंप्रेसिव होगा। टेंसाइल का मतलब अगर किसी चीज़ को स्ट्रेस किया जाए, उसकी साइज में इलांगेशन कराया जाए तो उसे टेंसाइल कहेंगे। ठीक, और किसी बॉडी को कंप्रेस किया जाए, अगर दबा दिया जाए उसे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेसिव कहेंगे। लिखा दें, याद रहेगा। टेंसाइल का मतलब जब हम लोग किसी बॉडी को इलांगेट करेंगे, उसके साइज में, जैसे फोर्स लगाया, इसके लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसे आप बोलोगे टेंसाइल। अगर फोर्स अगेंस्ट में लगा दिया लेंथ के, तो क्या करेगा, वो दबेगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कैसा, कंप्रेसिव। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को दबाओ तो कंप्रेसिव, खींचो तो क्या, टेंसाइल। ठीक, तो वो आपका दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, एक टेंसाइल, दूसरा क्या होगा, कंप्रेसिव। टर्म से याद रहेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू टाइप, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे अगला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या उसी को वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह लेते हैं बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखिएगा। When force is normal and acting at each and every point of the body, when force is normal and acting at each and every point of the body, such that it changes the volume of the body, then it is called volume of the body, then it is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस भी बोल लेते बेटा। then it is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और क्या कहेंगे उसे, बल्क स्ट्रेस कह लेते बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस कह लेंगे, उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या क्या नाम देंगे दूसरा, बल्क स्ट्रेस भी कह लेंगे। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस कह लेते हैं। ठीक, अब कंडीशन यहाँ पे जब दिखाएंगे बेटा, तो जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करेंगे तो क्या होगा, आपका फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, फोर्स उसके एरिया के या सरफेस के क्या परपेंडिकुलरली हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बेटा, अगर फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो जैसे मान लो ये स्फीयर है, क्या है आपका, स्फीयर है। ठीक, ये स्फीयर कोई बॉडी है। अब फोर्स हम लोग सभी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मली। बाहर से अप्लाई करोगे तो कंप्रेस होगा, बाहर से अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, इससे कंप्रेस करेगा। तो अगर कंप्रेशन के बाद, मान लो कंप्रेशन के बाद ये इसके वॉल्यूम हमारे चेंज होंगे। अभी जब हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे तो उस चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो अगर वॉल्यूम हमारा कंप्रेस होकर, मान लो फोर्स हमने सभी साइड से लगाया, एरिया का सेक्शन कितना है, ये है। कंडीशन अंतर ये है, यहाँ पे केवल हम लोग कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगाते थे, यहाँ पे सभी डायरेक्शन से क्या इक्वली फोर्स अप्लाई करते हो आप। ठीक, सभी तरफ से बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स अपॉन एरिया होगा उसे हम लोग कह देंगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह लेंगे। क्या कह लेंगे उसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह लेंगे, या उसी को हम लोग कह लेते हैं बल्क स्ट्रेस। ठीक, तो उसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और दूसरा नाम क्या देंगे, बल्क स्ट्रेस कहेंगे। फार्मूला यहाँ भी बनेगा बेटा क्या, नॉर्मल
जैसे ऊपर वाले में क्या नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते थे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कह लेंगे। लिख लीजिएगा फार्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल क्या रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ भी नॉर्मल ही लगता है बेटा, देखो परपेंडिकुलर सब लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल क्या रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक, अपॉन सरफेस एरिया, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। तो इनका जो रेशियो आपका होता है उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह लेंगे। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह लेंगे। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, ठीक, 4πr², ठीक। आगे लिखिएगा टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट देखो बेटा, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लोग डिफाइन करते हैं व्हेन फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक, देन स्ट्रेस डेवलप इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो टेंजेंशियली अप्लाई हो बेटा, कैसे टेंजेंशियली, तो उस कंडीशन में जैसे काफी बेटा मान लो ये है, अब ये सरफेस पे हमने एक सरफेस को नीचे हम लोग जनरली फिक्स कर देंगे, इस पे फोर्स लगा रहे, तो फोर्स इसके ऐसे लगाते तो नॉर्मल कहलाता, ऐसे लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये टेंजेंशियल कहलाएगा। तो अगर टेंजेंशियली हम लोग अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो उस समय जो आपका क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, उसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। तो नीचे लिखिएगा, लिखिए, इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू द सरफेस, if a force is applied tangential to the surface, then it is called, if force is applied tangential to the surface, then it is called tangential stress, then it is called tangential stress। नीचे लिखिएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसी को शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं बेटा, ठीक। नीचे लिखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस और दूसरा नाम क्या दिया बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और सेकेंड नाम क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे जैसे कोई बॉडी है बेटा ना, इनमें क्या करते हैं, एक फेस को हम लोग फिक्स करते हैं, सॉरी एक फेस को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक। तो नीचे वाला जो फेस होता है इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब फोर्स अगर हम लोग ऐसे अप्लाई करें, उसका एरिया का सेक्शन ये है, ये फोर्स हमने अप्लाई किया, तो एक फेस हो गया, तो इस पे इससे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आपका होगा उसे हम लोग कह लेंगे क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नीचे फार्मूला लिखिएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो जाएगा। तो टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपका होगा बेटा, उसी को हम लोग क्या कह लेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लेंगे, ठीक। साथ में छोटा छोटा वहीं डायग्राम भी बना लीजिए, बनाए हैं, या तो अभी 10 पढ़ाएंगे तो वहीं बना लीजिएगा, नहीं तो यहीं बना लीजिए तो बढ़िया है।
ठीक, बना लीजिए साइड में। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, स्ट्रेन। स्ट्रेन बेटा, STRAIN। स्ट्रेन बोले, लिखिएगा। द चेंज प्रोड्यूस्ड per unit dimension, the change produced per unit dimension, change produced per unit dimension, change produced per unit dimension is called क्या कहलाएगा बेटा? स्ट्रेन। चेंज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। नीचे लिखिएगा, दैट इज स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन क्या? ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, ORIGI ओरिजिनल, ORIGINAL बेटा, ओरिजिनल डायमेंशन। जो उसका डायमेंशन में चेंज हुआ बेटा अपॉन कितना, जो ओरिजिनल उसका डायमेंशन होगा, उनके रेशियो को हम लोग क्या कह लेंगे? स्ट्रेन कह लेंगे। इससे पूछा जाए, आप खड़े हो जाओ बेटा, आप लोग को भी स्ट्रेन पढ़ाया गया होगा कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा? विकृति नहीं पढ़ा? पढ़ा दिया होगा यार। सेकंड पार्ट कुछ पढ़ा रहे हैं? सेकंड बुक हैं? विकृति बोलते हैं स्ट्रेन को। कौन पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स हैं? कौन सर? DB सर। पूरा नाम बता। देवी प्रसाद। देवी शरण सर के देवी प्रसाद? चलिए बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उसी को हम लोग क्या लेते हैं बेटा? क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है विकृति। हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? विकृति पढ़ते हैं। विकृति मतलब क्या? डायमेंशन की हिंदी क्या होगी बेटा? किसमें परिवर्तन? डायमेंशन हिंदी क्या होगी? हाँ नहीं, बीमा नहीं है बोलेंगे तो डायमेंशन फार्मूला होता है। मतलब उसके जो परिवर्तन हुआ उसके आकार में परिवर्तन अपॉन क्या? वास्तविक आकार। ठीक, तो उसी को आप कह लेंगे क्या? यानी कि आकृति में परिवर्तन अपॉन, जो भी हिंदी कहते हैं यार। ठीक, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। फिर इसको अगेन डिवाइड कर लेते हैं, तो लिखिएगा टाइप्स। अच्छा यूनिट, हाँ बोले, जो क्वेश्चन तो पूछने के लिए खड़ा किया था तो गड़बड़ है क्या? खड़े हो जाते भी जी। ये बता बेटा, इसका यूनिट क्या होगा? जल्दी से बताओ सोच के। मात्रक, जल्दी बताओ, मात्रक क्या होगा? अगर इसकी यूनिट निकाली जाए तो क्या होगा? नहीं दिमाग काम कर रहा है जी? आप क्यों बेटा?
क्यों ऐसा बोल रहे हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इतना टाइम लगा तो कैसे काम चलेगा? जी, क्या होगा इसका यूनिट और डायमेंशन? हाँ, तेज बोलो। जब पूछते तो हमको धीरे सुनाई पड़ता है। नहीं आता। अच्छा, नहीं आ रहा है, क्यों? ये भी तो अपराध है, नहीं आना। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ती हो घर पे? क्या मिनट? जल्दी से जोड़ के बताओ, कितने मिनट पढ़ती हो रोज? और पढ़ो, है ना जी। नहीं याद आ रहा है? इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं है यार। या तो उससे उसे हम कहते हैं जो ना सामने हो, यहाँ तो सामने लिखा हुआ है। बताओ, सोचना खाली है। अच्छा, आपकी लंबाई कितना फीट है? कितने मीटर हो? कभी नापा? कितने मीटर, कितने फीट? हैं? 4 फीट 8 इंची की हो। अगर आपकी लंबाई 2 इंची बढ़ा दिया जाए, कितना खींच लिया जाए, बढ़ा दिया जाए, 5 फीट कर दिया जाए, 4 इंची बढ़ा दिया तो 5 फीट कर दिया जाए। तो मान लो आपको बढ़ा दिया गया आपकी लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि बटे ओरिजिनल लंबाई, तो उसका मात्रा क्या होगा? 4 इंच हमने खींच के बढ़ा दिया आपकी लंबाई थी क्या? 4 फीट 8 इंची थी, ठीक। तो जितना ऊपर, अब वो 4 फीट को भी आप इंच में बदल लीजिए, ठीक। तो 12 चौक 48, 48 और 8 56, यानी 56 इंच। ऊपर 4 इंच बटे 56 इंच, इंच कहाँ गया? कैंसिल होगा ना। तो कैंसिल हो गया तो कुछ यूनिट बची? नहीं बची। तो जब सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है कोई भी, जहाँ भी जितने फार्मूले मिलेंगे फिजिक्स में, अगर ऊपर नीचे राशियाँ समान हैं, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो वो यूनिट और डायमेंशन लेस होंगी। क्या रहेगा? अगर कभी भी पूरे फिजिक्स में या कहीं दुनिया में, ठीक, अगर ऊपर की राशि और नीचे की राशि समान है, ठीक, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, तो उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। अब याद रहेगा? बैठो। तो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। यहीं आप लिख लीजिए एरो लगा के कलर पेन से, स्ट्रेन इज यूनिट एंड डायमेंशन क्या? लेस क्वांटिटी। अब कोई बोले क्यों? तब ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक। क्योंकि ये क्या होता है, अगर कोई पूछे ऐसा क्यों होता है भाई, तो क्योंकि ये समान राशियों का ही क्या है? अनुपात है, ठीक। ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। अगर रीजन पूछा जाए, ड्यू टू इट इज रेशियो ऑफ क्या? सेम क्वांटिटी। समान क्या? राशियों का ही अनुपात है, इसलिए इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। याद रहेगा? चलो, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जल्दी से। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पहला नॉर्मल OR, आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, डिफाइन कर लो। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। Ratio of change in length to the original length is called, ratio of change in length to the original length is called longitudinal strain. Is called longitudinal strain. Is called longitudinal strain. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है बेटा डेल्टा एल अपान एल। जैसे मान लो ये रॉड है,
इसकी ओरिजिनल लेंथ आपने L लिया, ओरिजिनल लेंथ कितना लिया आपने? L लिया। जब इस पे रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया गया, एक मान लो हमने एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया, क्या किया बेटा? एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया। रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ में थोड़ा इलांगेशन हुआ। लेंथ में क्या हुआ बेटा? इलांगेशन हुआ। सपोज दैट ये डेल्टा यल आपका इलांगेट हो गया, ओरिजिनल लेंथ यल था। जब इस पर एक फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई किया गया, लेंथ में क्या हो गया? इलांगेशन हो गया। वैसे इलांगेशन हम लोग स्मॉल लेते हैं। इलांगेशन कैसा लिया जाता है आपका? स्मॉल। तो मान लो एक स्मॉल, ये तो थोड़ा सा लार्ज बन गया है, थोड़ा और कम ही बनाइएगा। एक स्मॉल आपका इलांगेशन हुआ, तो चेंज जो लेंथ में हुआ अपन जो ओरिजिनल लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या कह लेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डेल्टा या अपन ओरिजिनल लेंथ, इसी के रेशियो को आपने कह लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जितने स्ट्रेन हैं कोई भी होंगे सब यूनिट एंड डायमेंशनलेस होंगे, क्योंकि जो राशि ऊपर है बेटा वही नीचे है। भले छोटी बड़ी हो, वैल्यू तो अलग होगी, बट ये है क्या, यूनिट जो रहेगा वो ऊपर जो है वही नीचे, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, नोट कर लीजिए। जल्दी करो बेटा। दूसरा लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक या उसी को वॉल्यूम कह लेते बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक में होगा बेटा चेंज इन वॉल्यूम अपान क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई भी अगर क्यूबिकल 3D बॉडी है तो उस कंडीशन में जो उसके चेंज इन क्या होगा? वॉल्यूम होगा, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उनके रेशियो को हम लोग क्या कह लेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेंगे। क्या कहेंगे उसे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेते हैं। तो लिखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ change in volume, it is the ratio of change in volume to the original volume, ratio of change in volume to the original volume। तो जो वॉल्यूम में चेंज हुआ और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उनके रेशियो को हम लोग कह लेते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक, अब अगर दिखाते हैं बेटा, जैसे भी हम लोग क्यूब बनाए थे, वो बनाए थे ना, ये मान लो ओरिजिनल वाला था, और बाद में क्या, तो ये टोटल पहले कितना था इसका वॉल्यूम, मान लो V, और यहाँ पे बचा क्या? V माइनस डेल्टा V। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ वो कितना हो गया? डेल्टा V का डिक्रीजमेंट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आपने जो फोर्स लगाया, नॉर्मली जो सभी डायरेक्शन से क्या लगाया गया? इस पर फोर्स लगाया गया, उसकी वजह से इसमें श्रिंकेज हुआ। तो आपका चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपान ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? V है। तो यहाँ पे जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग कहेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लैंग्वेज ले लेना चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे डेल्टा V अपान V। डेल्टा V अपान V का जो रेशियो होगा उसे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेते हैं। क्या बोलेंगे उसे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेंगे, अगर सभी डायरेक्शन से इक्वली फोर्स अप्लाई करके उसके वॉल्यूम में क्या किया गया? चेंज किया गया। तो चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेंगे। ठीक, अब की बार यूनिट होगा ना? नहीं होगा, आपकी बार भी नहीं होगा। ठीक, तो चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा शियरिंग स्ट्रेन बेटा, शियरिंग स्ट्रेन।
देखो, जब हम लोग शेयरिंग की बात करते हैं, अभी डायग्राम पीछे भी बनाया गया था। शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल भी कह लेंगे आप। देखो, आपने अभी डायग्रामेटिकली बनाया था बेटा, एक बॉडी है, उसके एक एड्स को हम लोगों ने फिक्स कर दिया, इस लोअर एड्स को क्या किया हमने, फिक्स कर दिया। ठीक, तो लोअर एड्स हमारा बेटा फिक्स हो गया। हम लोग ने एक टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाया, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। जब फोर्स लगाएंगे बेटा तो इस फोर्स की वजह से जो अपर लेयर है आपका, क्योंकि इलास्टिक बॉडी है तो अपर लेयर क्या करेगी, शिफ्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में अपर लेयर हमारा क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। अब सपोज दैट ये जो अपर लेयर में शिफ्टिंग हुई, थोड़ा दूरी बना लेते हैं। तो हमने दूर कर लिया जिससे दिख जाए। सपोज दैट ये शिफ्टिंग आपकी हो रही है बेटा, वो डेल्टा एक्स या एक्स का हो रहा है। ये अपर लेयर पूरा का पूरा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो गया, ये जो शिफ्टिंग आपकी है, ये जो शिफ्टिंग हमारा है, ये वैल्यू अगर सपोज दैट ये हमने एक्स ले लिया और जो ये एक्चुअल लेंथ आपका था इसका, वो हमने एल ले लिया। साइज जो एज लेंथ है वो कितना है आपका, एल है। और जो उसमें डिफॉर्मेशन आपका हुआ, जो शिफ्टिंग हुई लोअर लेयर के रिस्पेक्ट में अपर लेयर जो शिफ्ट किया, वो सपोज दैट हमारा कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे तो शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन जो लिखेंगे आप, शेयरिंग क्या स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा यानी एक्स अपान, आप लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज लिख लिया है ना, तो लिख लीजिए, लिखा है कि नहीं अभी, लिख लीजिएगा। शेयरिंग स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ relative displacement between two extreme layers, relative displacement between two extreme extreme layers upon distance between the layers, या टू द, तो रेशियो लिखा था ना, जब रेशियो लिखा था टू द करना, टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, ठीक। तो हम लोग का डिस्टेंस लेयरों के बीच का कितना है, एल है। और कितना शिफ्टिंग हुआ, नीचे की तुलना में ऊपर वाला कितना शिफ्ट हुआ, एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा बेटा एक्स बाई कितना, एल। इसी को हम लोग शेयरिंग क्या कह लेते हैं, स्ट्रेन कह लेते हैं, या टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं। अब चूँकि अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, अगर शिफ्टिंग बहुत स्मॉल है, तो आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, यानी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। तो इसी को फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर दिखेगा बेटा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट शेयरिंग इक्वल टू होगा बेटा एक्स बाई एल, और यही इक्वल टू हम लोग थीटा लिख लेते हैं बेटा, इसी को आल्सो हम लोग थीटा। अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो आपका साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। जल्दी करो बेटा। अभी पीछे हम लोगों ने जब नॉर्मल फोर्स की बात किया, किसकी बात किया, नॉर्मल फोर्स की बात किया बेटा, तो उन दोनों ही कंडीशन में
जो नॉर्मल फोर्स आपके हैं, उन दोनों ही कंडीशन में आपको शेप में कोई चेंजेस नहीं हुई। शेप राड का था तो राड के शेप में ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, जो आपका बालूम आपका स्फेरिकल था तो स्फेयर भी देखो कंप्रेस तो हुआ, बाहर से लगाएंगे तो कंप्रेस होगा, अंदर से लगाओगे बेटा एक्सपेंड होगा, लेकिन शेप आपका स्फेयर के शेप में ही है। जबकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने क्यूब था, इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस किसी बॉडी पे हम लोग लगाते हैं तो उस केस में टेंजेंशियल स्ट्रेन आपका डेवलप होगा, तो उसके शेप में क्या हो जाता है, चेंज आ जाती है। शेप क्या होगा, चेंज। एंगल हमारे 90 हम नहीं रहे, ठीक, कुछ ना एंगल ऐसे मिलेंगे जो 90 से ग्रेटर हो जाएंगे, कुछ एंगल ऐसे होंगे जो 90 से क्या बिलो हो जाएंगे। तो यहीं पे लिख लेना, शियरिंग स्ट्रेन, कलर पेन से लिखना, शियरिंग स्ट्रेन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, शियरिंग स्ट्रेन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। शेयरिंग स्ट्रेन की वजह से बॉडी का जो शेप होता है वो क्या आ जाता है, आपका चेंज होता है। शेयरिंग स्ट्रेन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक, तो शेयरिंग स्ट्रेन की वजह से जो बॉडी का शेप होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए ये तो कहानी अपनी हो गई बेटा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, और जितने स्ट्रेन हैं सारे यूनिट एंड डायमेंशनलेस हैं, जितने स्ट्रेस है वो सबके यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या ml के पावर -1 t के पावर -2। ठीक, ये चीज़ अपनी हो गई। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हुक्स लॉ, पढ़ा होगा हुक्स लॉ, कितने लोग को याद आ रहा है हुक्स लॉ? हुक्स ऑलवेज, क्या हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? और से क्लास हो जाता है पैर दर्द। हाँ, ऑलवेज क्या स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आर नॉट? और फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक, तो ऑलवेज नॉट होगा, फॉर ए स्मॉल क्या चेंज या स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब ये डिफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, थोड़ा होता है, छोटा होता है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस जो होता है उस स्ट्रेन की डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। उस कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उस कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक हो जाएगा। चलिए तो लिखिएगा, हेडिंग करो बेटा हुक्स लॉ। क्या लिखें, HOOKES, हुक्स लॉ। तो हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो बोला जाता है अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन, या क्या किसके लिए? ठीक, जब हमारा स्ट्रेन की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, डिफॉर्मेशन कम होगा तो स्ट्रेन कम डेवलप होगा। तो वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन का हो या फॉर वेरी स्मॉल स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, दोनों टर्म में बोला जाता है। फॉर वेरी स्मॉल स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है जब विकृति की वैल्यू बहुत क्या हो, आपकी कम हो, बहुत स्मॉल हो। तो लिखिएगा व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, हुक्स लॉ, HOOKES है बेटा हुक्स लॉ। व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, when strain is very small, stress is directly proportional to, stress is directly proportional to, stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain। when strain is very small, stress is directly proportional to स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन की डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब हमारा डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। व्हेन डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक, तो नीचे लिखिए दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेन। और जब हम लोग स्ट्रेस अपान स्ट्रेन कहेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है,
उसी को हम लोग ई से दिखा लेते हैं, ये कांस्टेंट है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। अब वो अलग अलग टाइप का होगा, यंग बल्क का अलग अलग कहेंगे बेटा, ठीक। तो ई को हम लोग कह लेते हैं वैन ई कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ई को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। वेर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी एक ही केस हाँ, केस भी कर सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे याद नहीं वो है क्या, मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलास्टिसिटी को ई से इंडिकेट करते हैं। अब कहीं से उन्होंने क्या, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एनसीईआरटी में सिम्बलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा ऑड दिया गया है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या है, के को भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में फिर देगा स्पेशली, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसलिए वहाँ पे कहीं कहीं कंट्रोवर्सीज हैं। तो लिख लिया बेटा ई को कहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी एक लिमिट होती है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर, ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं बेटा, तो वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वर्जिन से पास होता है। तो लिखिएगा, एरो लॉग नोट कर लो, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, proportionality limit stress strain curve is a straight line, stress strain curve is a straight line passing through the origin, stress strain curve is a straight line passing through the origin। किसी पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन बना लीजिए, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ठीक, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन ये तब तक करती है बेटा जब तक हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक। स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ई कह लेते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक। आपने किसी ने वो स्प्रिंग सिस्टम से जो तौलने वाला आता है, स्प्रिंग बैलेंस उसे बोलते हैं, देखा है, हाँ, लटका के तौलते उसमें, ठीक। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटा वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नीचे की तरफ वो क्या करेगा, आएगा, उसकी रीडिंग वहाँ पे स्केल बनी होती है, उसको देख के वहाँ पे रीडिंग आपका क्या कहते हैं, वो बताते हैं कितने किलोग्राम आपका है। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस से आपको कभी भी कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहिए। अब बोलोगे अब बना है तो फिर खरीदना क्यों नहीं चाहिए, जब तक वो नया नया रहता है, ठीक, तब तक तो क्या होता है, आपको रीडिंग सही देगा। लेकिन जब बार बार यूज होता है ना तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, पता रहा आइटम 2 किलो दिखा रहा है 4 किलो, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जब लूज हो जाएगा तो क्या करेगा, वेट कम वेट पे भी क्या करेगा, ज़्यादा इलांगेट करेगा। और जो रीडिंग होती है इलांगेशन पे डिपेंड करता है, जो रीडिंग होता है क्या होता है वो इलांगेशन पे, जितना ज़्यादा इलांगेट करेगा यार उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा, वो वेट शो करेगा। तो उसका इसीलिए जब नया रहता है तब तो रीडिंग सही होती है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे रीडिंग क्या होती है उसकी फाल्ट होने लगती है। पुराने टाइम पे, अब तो पता नहीं यूज़ करते कि नहीं, पहले जो है पेट्रोमैक्स जो यानी कि छोटे सिलेंडर जो भरते हैं, जैसे बच्चे वगैरह बाहर आके रह रहे हैं तो बड़ा सिलेंडर मोस्टली कम रखते हैं, तो जो छोटे सिलेंडर होते हैं उसको जो भराने ले जाते थे, जो ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं वो ज़्यादा उसी तौलते थे। अब तो थोड़ा सिंसियर हो गया, तब पता नहीं अब तौलते कि नहीं तौलते हैं। उससे क्या करते हैं, अभी तौलते हैं, आपकी जाना दोबारा तौला लेना दूसरे से, है ना। तो उसको क्या करेंगे, जब वो पुराना हो जाता है ना, लूज हो जाता है, तो पता रहेगा 2.5 किलो भरा और दिखा रहा भैया 3 किलो है, 3.5 किलो है, हाँ फर्क दिखाएगा। अरे भाई जैसे आपने मान लो पहले खाली सिलेंडर आपका 2 किलो का था, मान लो 2 किलो का वेट जो है इफेक्टिव उसने 2.5 किलो बताया, ठीक। जब सिलेंडर में 4 किलो और भर दिया तो अब तो एक्चुअल वेट 6 होना चाहिए था, तो 2 का इफेक्ट अगर आधा किलो एक्स्ट्रा बता रहा तो 4 का इफेक्ट में क्या करेगा, वो 1 किलो एक्स्ट्रा बताएगा, तो घाटा हुआ आपका ना साहब। आपको ऐसे वो समझा देता है, देखो पहले तो लेने अगर गड़बड़ हुई तो पहले गड़बड़, बाद में गड़बड़ रही तो बराबर गड़बड़ हो गया। तो साइंस कहे तो भैया ये इतना मुँह होशियार है, ऐसा नहीं हो, है ना, ठीक। वैसे समझा देते हैं जो लेने जाता है,
भाई इसी बेसिस से तो हम पहले था लेना, तो जितना पहले गड़बड़ उतना बाद में गड़बड़ 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 कैंसिल, ओरिजिनल में गया। बट हकीकत ये है जितना ज़्यादा वेट आप रखोगे उतना ज़्यादा इलांगेट करेगा। ठीक, अब की बात तौला लेना फिर से। ठीक, हाँ चलो देखो। तो उस केस में क्या होता है, उसे कहते हैं बेटा, यही ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए। पूछता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए यार, कलर पेन से लिखना। ठीक, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी depends on the modulus of elasticity depends on the nature of material, but it is independent of dimension, किसी मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसी में जब हम लोग कहते हैं क्या, एक पढ़ा होगा आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, याद आ रहा है? जब हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे बेटा, तो अभी हम लोग बनाया था स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं ऐसे फॉलो होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तब तक होता है जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर हम लोग फोर्स यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। अगर उसको एक्सीड करोगे तो फिर कब हमारा इरेगुलर हो जाता है, कैसा होगा, इरेगुलर होगा, और स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक पीक वैल्यू तो बढ़ेगा, उसके बाद आपका जो भी वायर या रॉड है वो टूट जाता है। ठीक, तो कंडीशन होता है अगर अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में किसी वायर के लिए हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसी को स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग कर्व कहते हैं बेटा। ठीक, तो सब हेडिंग कर लीजिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेन कर्व बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिखे हैं। द ग्राफ बिटवीन stress and strain, the graph between stress and strain for a elastic wire is called stress strain curve. For elastic wire is called stress strain curve. For elastic wire is called stress strain कर्व। तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। हो जाएगा। चलिए अब ग्राफ बना दें। हाँ, समझाना पड़ेगा तो कल बना के आप लोग घर पे एक बार सारी बुक में है, कोई भी बुक आपके पास होगी सभी में है, एक बार पढ़ के आना। ठीक, उसी को हम लोग क्या लेते हैं बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन क्या बोलेंगे, कर्व बोलते हैं। ठीक।